सब्जी वाली, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुबह सुबह सब्जी वाली की आवाज़ सुनकर नीता अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेने पहुंचती है। ये लो अलिया भी आ गई। ओहो, नेहा भी यहीं आ रही है। अगर मैं 10 मिनट लेट सब्जी लेने पहुंचूं तो ये 10 मिनट लेट आएगी। आज मैं जल्दी आ गई तो जल्दी पहुंच गई। अब सब मिलकर मेरा मजाक बनाएगी। अरे वाह नीति, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है नया नौकर रखा है तूने, वरना सब्जी लेने के लिए 10 मिनट भी कहाँ मिल पाता था तुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद ही देर से नीचे आती थी। इतनी बड़ी सोसाइटी में एक अकेली मेरी प्यारी ही तो सब्जी बेचने आती है। सब्जी लेने सोसाइटी की औरतें उस पर ऐसे टूट पड़ती हैं मानो आज आखिरी बार सब्जी बिक रही हो। इसलिए मैं ज़रा आराम से आना पसंद करती हूँ। मुझसे ये भीड़ भाड़ में छीना झपटी नहीं की जाती। प्यारी, ज़रा टमाटर तोल दे और शिमला मिर्च भी। शिमला टमाटर? लगता है पास्ता बनने वाला है। अरे नहीं, मैं तो मिक्स वेज बना रही हूँ। मैदा मेरे घर में कोई खाता ही नहीं। वैसे तो व्हीट ग्रेन का भी पास्ता आता है, पर ज़रा महंगा आता है ना, भैया के बजट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये ड्रेस नोटिस की या नहीं? मेरे हस्बैंड गए थे ना दुबई, वहीं से लेकर आए हैं, इम्पोर्टेड है। चोर बाजार से कपड़े लाती है और इम्पोर्टेड बता देती है। बढ़िया ही। अरे तुम इतनी महंगी ड्रेस सब्जी लेने के लिए पहन कर आ गई? हाँ, तो कमी किस चीज़ की है मेरे पास? अगर ये ख़राब भी हो गई तो मेरे हस्बैंड तो हर महीने ही फ़ॉरेन जाते हैं, अगली बार सिंगापुर से कपड़े ले आएंगे। वैसे नेहा, तुम कब जा रही हो शॉपिंग पर? इस सूट को देखते देखते मुझे 4 साल हो गए। मेरी शादी से पुराना तुम्हारा सूट लगता है। अब नए कपड़े ले भी लो। नहीं देनी सब्जी तो बोल देना प्यारी, मैं कहीं और से ले लूँगी। ये कहकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई नीता अपने फ्लैट में चली जाती है। अरे बहू, तू सब्जी लेकर नहीं आई? नहीं लाई मम्मी जी, और लाती भी कैसे। नीचे पहले ही सारी सपुलिया मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए बैठी हुई थी। जिसे देखो बस यही कहती है, नए कपड़े ले लो, घर पर नौकर रख लो। पर इनकी सैलरी है ही कितनी जो मैं नौकर रख लूं? अरे तुम टेंशन मत लो नीता, इतने दिन तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही। इस बार मेरा प्रमोशन होने ही वाला है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने ही मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये सुनते सुनते साल भर बीत गया कि सैलरी डबल हो जाएगी। मुझे तो सैलरी डबल होती दिख नहीं रही। महंगाई जरूर 4 गुना हो गई है। अगर बहस हो गई हो तो चाय पिला दो बहू। हाँ, इसीलिए तो आई हूं मैं इस घर में। लगता है नीचे कोई बात हुई है, वरना बहू इतने गुस्से में कभी नहीं रहती। वही तो, ज़्यादा से ज़्यादा बहू गुस्से में अनिल को 4 बातें सुना देती है, पर आज तो ये सबको लपेट रही है। अच्छा बहू, चाय बना रही है, तुम मेरे लिए ज़रा पकौड़ियाँ भी तल देना। नीता सभी को नाश्ता करवाती है और अपने पति का टिफ़िन पैक करके देती है। अनिल टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है, सुलभ बाहर टहलने चला जाता है और सुजाता अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में। अनीता हो जाती है अकेली। सारा काम हो गया, कपड़े मशीन में डाल दिए। अब जाकर 30 मिनट मस्त टीवी देखूंगी। नीता टीवी ऑन ही करती है कि बगल वाले फ्लैट से कुछ ठोकने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। कल रात को भी सीरियल नहीं देख पाई, अब रिपीट टेलीकास्ट देखने बैठी हूँ तो पड़ोसियों ने ठोका ठोकी शुरू कर दी। जाकर देखती हूँ फ्लैट नंबर 111 में हो क्या रहा है। नीता अपने बगल वाले फ्लैट में जाती है, जहां वो देखती है कि नए झूमर लग रहे हैं। अरे नीता दी, आओ आओ। नया ही तो फ्लैट है, अब फिर से काम करवा रहे हो क्या? वो क्या है ना, मेरी मैडम को हमारे घर का झूमर पसंद नहीं आ रहा था, तो सोचा चेंज करवा दूं। वैसे आप यहाँ वो मैं ये कहने आई थी निखिल जी कि आए दिन ना आपके फ्लैट में कोई ना कोई काम होता रहता है, ना मैं कोई काम कर पाती हूँ ना सो पाती हूँ। ओहो, आई एम सो सॉरी नीता दी। आप अपने फ्लैट में ना नॉइज़ कैंसलेशन वाले डोर और विंडो लगवा लीजिए, उससे ना बाहर की आवाज़ घर पर नहीं आएगी। जिसके पास जाओ बस पैसे की बातें करते रहते हैं। बेचारी नीता बुरी तरह फंस चुकी थी। कोई उसका मजाक ना बनाए, इसलिए अब नीता ने अपने फ्लैट से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद अनिल के ऑफिस में उसके प्रमोशन का अनाउंसमेंट होता है। तो इस बार की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोटेड होते हैं हमारे ऑफिस के बहुत ही होनहार एम्प्लॉई अनिल। जॉब से रिलेटेड आपकी लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएगी। लोकेशन मतलब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है सर? एक बार जिसे भी प्रमोशन मिला है उसे हम अपने ऑफिस के बाकी ब्रांचेस में शिफ्ट करते हैं, और किसी को भी इस ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम है और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाने के कारण उनका डिमोशन कर दिया जाता है।
ये सुनते ही अनिल अपने ऑफिस के बाकी सारे ब्रांचों की सिटी चेक करने लगता है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल आता है जिस पर उसके नए ऑफिस का लोकेशन था शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल वाला एरिया। अरे ये तो शहर का आउटस्कर्ट्स है। ऐसे जंगल में मम्मी पापा और नीति रहेंगे कैसे? उस साइड तो कोई लोकल भी नहीं जाती। अगर रोज़ टैक्सी से जाऊंगा तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो टैक्सी के आने जाने में ही लग जाएगी। हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, पर इसके लिए घर वालों को रेडी कैसे करूं? इसी टेंशन में अनिल अपने घर पहुंचता है। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। बहू, तू रोज 2 सब्जी बनाती है, आज सिर्फ एक ही सब्जी? क्या करूं मम्मी जी, इस सोसाइटी के बच्चों ने तो दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। हर 2 मिनट में आकर बेल बजा देते हैं। आधा से ज्यादा वक्त तो दरवाजा खोलने और बंद करने में ही चला गया, इसीलिए एक ही सब्जी बना पाई। अब तो मैं तंग आ गई हूं इस सोसाइटी से। यहां से भले मुझे कोई जंगल में ही क्यों ना ले जाए, जंगल चली जाऊंगी, पर अब यहां रहने की इच्छा नहीं होती। अरे वाह, यही सही मौका है। लोहा गर्म है, मार देता हूँ थोड़ा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? पहले बैड ही सुना दीजिए। तो बैड न्यूज़ यह है कि हमें इस घर को छोड़कर जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा, पर गुड न्यूज़ यह है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर हमें जंगल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? तू हमें मारना चाहता है क्या? मेरा जो प्रमोशन हुआ है ना, वो इसी शर्त पर हुआ है पापा कि मुझे शहर से 60 किलोमीटर दूर ऑफिस ज्वाइन करना होगा, और अगर मैंने ये प्रमोशन नहीं लिया तो मेरी जो सैलरी है वो आधी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मुझसे तो उम्मीद मत कर। तो फिर मैं वहाँ अकेला शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ नीता आप दोनों का ख्याल रखने के लिए रह जाएगी। तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता, और वैसी जगह पर ना मैस होता होगा। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, और पापा जी आप भी। ऐसे इनकी सैलरी इतनी कम है, अगर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया और इनकी सैलरी आधी हो गई तो हमारा खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिन दोस्तों के लिए आप यहाँ रुकना चाहते हैं ना, हमारे बुरे दिनों में वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे। जो करना है अनिल को ही करना है। और नीता अपने सास ससुर को मना लेती है और पूरा परिवार मिलकर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह वाह मम्मी जी, देखिए तो क्या खुली हवा है, क्या फिजाएं हैं। घर तो ऐसी जगह पर ही होना चाहिए। ऊपर से हमारे फ्लैट के आधे से भी आधे रेंट पर हमें ये घर मिल गया। हाँ, हवा तो साफ है। बाहर इतनी जगह है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं पापा। मैं तो सोच रहा हूँ हम बाहर गाय या भैंस बांध लें, उनका दूध निकलेगा और शहर जाकर मैं दूध भी बेच आऊँगा। देखा मम्मी जी, कितना शुभ है हमारा ये घर। यहाँ आते ही बिजनेस के आइडियाज़ भी आने शुरू हो गए। अरे बेटा, यहाँ किचन पूरी तरह एडजस्ट हुआ नहीं और तू दूध बेचने की बात कर रहा है। घर तो पूरी तरह एडजस्ट होने दे। आधा सामान तो अभी तक बाहर गाड़ी में ही पड़ा है। 2 से 4 दिन तो घर एडजस्ट करने में ही लग जाएंगे। आधा अधूरा घर एडजस्ट करके जैसे ही नीति और उसकी सास बैठते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अरे यार अनिल, सेक्रेटरी को फ़ोन करो ना, लाइट कैसे चली गई? लगता है तू अभी तक हमारे फ्लैट से बाहर नहीं आई बहू। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, यहाँ कौन सा सेक्रेटरी आएगा। तू एक काम कर बेटा, जिस मीडिएटर ने तुझे घर दिलवाया है उसे फ़ोन कर। अनिल मीडिएटर को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि जंगल के बीच लाइट जाने के बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? इसके पहले 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आई थी? ऐसे कैसे अंकल यहाँ घर दिलवा दिया आपने? मैं आपकी ऑफिस का सबसे नज़दीकी घर यही है। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं घर लेने के लिए। अब नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अनिल किचन से कैंडल लेकर आता है। शाम हो गई है, भूख लग रही है, वो भी बड़ी ज़ोर की। कुछ बना दो ना नीता। नीता किचन में खाना बनाकर सभी को खिलाती है। काले घोर अंधेरे में 4 मोमबत्तियों के बीच पूरा परिवार खाना खा रहा था। आप सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भूल गई नीता, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर जाना था मेरे साथ। अरे कैंडल लाइट डिनर ही समझ लो इसे। अपने पति की प्रमोशन से ज़्यादा नीता तो अपनी सहेलियों से पीछा छुड़वाना चाहती थी, और उसी चक्कर में वो जंगल के बीच अपने ससुराल में आ गई थी। पर अब धीरे धीरे जंगल के ससुराल की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। अगली सुबह नीता सब्जी लाने बाजार निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इधर कहाँ जा रही हो बेटा? इधर कोई सब्जी मंडी ना है। पिछले 20 मिनट से चल रही हूँ मैं आंटी जी। एक भैया ने बताया कि सब्जी मंडी इसी रास्ते में है, बस 5 मिनट की दूरी पर। और अब आप कह रही हैं कि यहाँ कुछ नहीं है?
5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी कहकर यहाँ लोग ना घंटों चलवा देते हैं। मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी लगा था सब कुछ पास ही होगा, पर यहाँ पर कुछ भी पास ना है। मेरे हस्बैंड तो हफ्ते में एक बार बाजार जाते हैं और राशन, साग सब्जी, ज़रूरत का बाकी सारा सामान ले आते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब मुझे रहना इसी जगह पर है तो अब आदत सी हो गई है। पर ये जगह तो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, उसके बाद ऐसा क्यों? 60 किलोमीटर ही तो दूर है शहर से। ये ज़रूर तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया होगा। मेरे पति भी मुझे यही कहकर लाए थे यहाँ। ये शहर से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी उल्टे तरफ से। तो आसपास कुछ भी मिले ऐसी तुम उम्मीद करना ही मत। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को 6 के बाद ना खिड़की दरवाजे बंद रखना, क्योंकि यहाँ सियार घूमते हैं। हाँ, दोस्त यार तो सुना था आंटी जी, अब ये सियार क्या चीज़ है? अरे बड़ी सी लोमड़ी का आकार का होता है ना, कोई कहते हैं वो इंसानों को उठा कर ले जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखना। मेरे हस्बैंड का ना नंबर ले लो, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बेचारी नीता तो बुरी फंसी थी। वो ना यहाँ की रही न वहाँ की। एक दोपहर नीति खाना बना रही थी, जैसे ही वो नल खोलती है पानी आना बंद हो जाता है। मम्मी, नल में पानी नहीं आ रहा, खाना कैसे बनेगा? अब मुझे क्या बोल रही है, मैं क्या करूं? सुबह अनिल फल लेकर आया था, मैं वही फल खा लूंगी। तुझे ही जाना था ना जंगल के ससुराल में, आ गई ना, खुश रह, एंजॉय कर। पानी वैसे भी ना यहाँ कम हो जाता है बेटा। वो मीडिएटर बता रहा था कि अगर पानी खत्म हो जाए तो पास में एक झरना है, वहीं से पानी भरना होगा। साफ पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? झरने में पानी भरने गई और झरने में ही बह गई तो बहू कहाँ से लाएंगे हम? और ऐसे रास्ते में तो लूट खसोट भी बहुत होती है, किसी ने चैन वैन खींच लिया तो। हम 19वीं सदी में तो नहीं आ गए मम्मी जी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रोना धोना था, पर रहना भी तो वहीं था, क्योंकि नीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक शाम नीता को उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आता है। और कहाँ है तू आजकल? नीता, सुना है तूने कोई फार्म हाउस ले लिया है। क्या बात है भाई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, कुछ 1.5 करोड़ के आसपास का पड़ा, पर मैंने बोला भाई लेना है तो ले लो, प्रॉपर्टी है, काम आएगी। और वैसे भी ना सोसाइटी के 2 BHK फ्लैट में तो मेरा दम घुटता था, सो हम यहाँ गए। वैसे आलिया को ना इस बारे में ज़रूर बताना, अगर उसे कोई फार्म हाउस लेना हो तो यहाँ आसपास में दिलवा दूँगी। ये तो बहुत सही है। वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ सभी कपल डांस करेंगे, खाना पीना भी होगा। तेरे लिए पास रख लूँ क्या? मन तो बात कर रहा है, कितने दिनों से टेस्टी खाना नहीं खाया, ना पानी पूरी ना डोसा। पर यहाँ से वहाँ जाऊँगी और आते आते रात हो गई तो सियार मुझे ले जाएगा। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ना यहाँ बहुत काम है। वो इनका प्रमोशन हो गया है ना, तो इनके ऑफिस में इतनी सारी पार्टी होती है, उसी में चली जाती हूँ मैं। नीता नेहा से बात कर रही थी कि उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। ये एक और मुसीबत है, ना बिजली रहती है ना पानी, ऊपर से ये फ़ोन का नेटवर्क। अब जब तक नेटवर्क आएगा तब तक फ़ोन ही डिस्चार्ज हो जाएगा। यह नीता और उसके सास ससुर परेशान थे, तो वहाँ अनिल की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। एक हाथ में न्यूज़पेपर लिए खुद को हवा करता हुआ अनिल काम कर रहा था। अरे भाई, यहाँ कुछ देर में लाइट वाइट नहीं आती है क्या? मेरा तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ लाइट नहीं आती है, और अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए तो आप पेट्रोल पंप के पास चले जाइएगा, वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, उसमें चार्ज कर लेते हैं हम तो। यही बस 12-15 किलोमीटर जाना होगा। अरे भाई, खाते पीते क्या हो तुम लोग? हमारी हालत देखिए सर, आपको लगता है कि हम यहाँ कुछ खा पा रहे होंगे? कुछ होता ही नहीं है खाने को। मैंने तो फल खाने की आदत लगा ली है और दूध पी लेता हूँ, बस हो गया। पहले मेरी वाइफ भी रहती थी मेरे साथ, पर 15 दिन से उसकी हालत टाइट हो गई और वो वापस लौट गई। बेचारी रोज़ मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी, पर यहाँ लाइट रहती नहीं थी ना, तो फ्रिज में सब कुछ खराब हो जाता था। हाथ से कपड़े धोना, ऊपर से यहाँ का मौसम, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही सुशील ये कहता है, बारिश होना शुरू हो जाती है और 2 दिन तक रुकती ही नहीं। 2 दिन से अनिल अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते। ये कहाँ फंस गए हम लोग। आज ही अनिल से कहकर वापस चलने को कह देता हूँ मैं। हाँ जी, 3 महीने तो निकाल लिए हमने यहाँ पर, अब 1 दिन और नहीं, यहाँ और रहना तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे।
इतनी बारिश है, ऊपर से जंगल के बीचों बीच है हम, कोई सांप वाप निकल आए तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। यहाँ सुजाता और सुलभ अनिल से इस जॉब को छोड़ने की बात कहने की सोच रहे थे, तो वहाँ अनिल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे पता चला अनिल। एक्चुअली उस ब्रांच में ना ज़्यादातर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम वो ऑफिस बंद कर रहे हैं। उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉई इसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे। मतलब सर आप मेरा डिमोशन करवा दोगे? अरे ऐसे कैसे ब्रो, तुम खुद थोड़ी ना आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं, अपने फैमिली के साथ वापस आ जाओ। हाँ, नीता राम राम करती वापस अपने बिल्डिंग में आ ही जाती है। पर अब नीता का मजाक नहीं बनने वाला था, क्योंकि उसके पास अपनी सहेलियों के सामने फेंकने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो था। सिमरन की शादी बड़े से आलीशान मकान वाले ससुराल में हुई थी। जब वो शादी के बाद ससुराल आती है तो देखती है कि घर के ठीक सामने एक गरीब की झोपड़ी थी। अरे मोहन जी, ये हमारे बड़े से मकान के सामने इतनी छोटी झोपड़ी, ये तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। हमारे महल की शान में कमी लाने जैसी है ये झोपड़ी। अरे सिमरन, ये लोग तो यहाँ बड़े समय से रह रहे हैं, इन गरीबों को छोड़ो और अंदर चलो। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। हाँ हाँ, चलो अंदर, अपने प्यारे मकान में चलते हैं। सिमरन के सास ससुर घर में उसका स्वागत करते हैं। आओ आओ सिमरन, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी थी? अरे बेटा, अब तुम आ ही गई हो तो घर में सुख शांति भी आ जाएगी। लेकिन ये सब मीठी मीठी बातें ज्यादा दिन तक नहीं थी। कुछ साल बीत जाते हैं और जल्द ही घर में सास बहू में तकरार शुरू हो जाती है। इसी तरह एक दिन, अरे सिमरन, कहाँ मर गई? इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है? इसीलिए मैं कहती हूँ, ये इतने तरह तरह के साबुन शैम्पू लाकर मत रखो, फिर नहाने में तो घंटों लगाएगी ही ना। अरे माँ, तो क्या साबुन शैम्पू की जगह घर में विम बार लाकर रख देंगे? क्या कुछ भी बोलती हो। तभी सिमरन बालों में तौलिया लपेटे हुए बाहर आती है और कहती है, मम्मी जी, ये आप मुझे बाथरूम में नहाते वक्त ना बुलाया करिए, पूरे दिन में एक यही तो मेरा सेल्फ केयर टाइम होता है। अरे मुझे ये सब बकवास मत बताओ और जल्दी नाश्ता बनाओ, बड़ी भूख लगी है। नहाने का प्रोग्राम पूरा हो गया हो तो हम लोगों के पेट का भी कुछ इलाज कर दो। हाँ हाँ, हो गया प्रोग्राम खत्म, अभी बनाती हूँ नाश्ता। सिमरन जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बना देती है। अरे सिमरन, जरा मेरा टिफिन भी दे देना ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। हाँ हाँ, अभी लाई, रुकिए। सिमरन सबके लिए नाश्ता टेबल पर लगा देती है और मोहन को उसका टिफिन भी दे देती है। अरे ये क्या, तूने आज फिर से शिमला मिर्च डालकर उत्तपम बना दिए? अरे मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं, बताया तो है ना। और कितनी बार एक ही बात बताऊं तुझे? ओफो मम्मी जी, सब्जी खाने में इतना नाटक तो कोई भी नहीं करता होगा, खा लीजिए ना, आप क्या छोटी बच्ची हैं? मैं नहीं खा रही, ये ले जाओ यहाँ से और मुझे कुछ और बना कर दो। सिमरन, जो माँ कह रही है वो बना दो ना, और अब मैं जा रहा हूं, बाय बाय। तुम दोनों लड़ना मत। मोहन चला जाता है और परेशान होकर सिमरन को कुसुम के लिए दूसरा नाश्ता बनाना पड़ता है। तभी रसोई की खिड़की से उसकी नजर बाहर वाली झोपड़ी पर पड़ती है, जहां गरीब कोमल झोपड़ी के बाहर खड़े अपने पति से हंसते हुए कह रही थी, थोड़ा ध्यान से काम करिएगा जी और जल्दी घर आ जाइएगा, रात को खाना साथ में ही खाएंगे। हाँ हाँ कोमल, और लौटते वक्त मैं तुम्हारी मनपसंद चाट पपड़ी भी लेकर आ जाऊंगा। ये सब नजारा देखकर तो अपनी रसोई में खड़ी सिमरन को खुद पर ही हंसी आ जाती है। नहीं नहीं, वाह क्या नजारा है मेरी आंखों के सामने। भगवान, मैं जान चुकी हूँ कि आपको मैं पसंद नहीं। जरा देखो तो, एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी ये औरत कितनी खुश है। अपने पति के काम पर जाने के वक्त दोनों कितना खुशी खुशी बातें कर रहे हैं, और एक ये मेरा महल जैसा मकान है जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और ये मोहन जी का तो जितना बड़ा खुद का ऑफिस है उतना ही बिजी वो काम में रहते हैं। मुझसे बात करने की फुर्सत कहाँ इनके पास। इन्हें तो पता नहीं होगा मुझे खाने में क्या पसंद है। इसी तरह खुद को और अपने घर वालों को कोसते हुए सिमरन अपनी सास के लिए पराठे बना देती है और कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी उसकी सास आकर उससे कहती है, अरे ओ कुसुम, आज शाम मेरी किट्टी पार्टी है, तो तुम सब औरतों के लिए खाना बना कर रखना और जरूरत पड़े तो किसी नौकर की मदद ले लेना। अच्छा ठीक है माँ जी। सिमरन कुछ और कहती उससे पहले ही कुसुम वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और सिमरन को एक बेटा हो जाता है।
साथ साथ सिमरन के पति मोहन का बिजनेस भी और ज्यादा फैल जाता है और वो और ज्यादा बिजी रहने लगता है। मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, अब आप टिफिन मत बनाओ, बस मुझे 500 रुपये दे दो। क्या भला इतने पैसों का तू क्या करेगा राजू? ओफो सिमरन, कह रहा है तो दे दो ना। तुम भी क्या बच्चे से सिर्फ 500 रुपए के लिए बहस करती हो? राजू, ये लो, तुम मुझसे पैसे लो। क्या अभी मोहन जी, उसे बिना सवाल जवाब के पैसे देंगे तो वो बिगड़ जाएगा ना। बस बस सिमरन, अभी नहीं, अब मुझे जाना है। अभी इन सब का टाइम नहीं है, अभी इन सब का टाइम नहीं है, तो तुम बाद में करना ये सारी बात। बाय बाय माँ, बाय राजू। मोहन चला जाता है और सिमरन गुस्से में बैठ जाती है। राजू भी स्कूल बस से स्कूल चला जाता है। उधर कुसुम फोन पर किसी से बातों में लगी हुई थी। हाँ हाँ जरूर, बताओ बताओ, अगली किट्टी पार्टी किसके घर रखनी है? हाँ हाँ, मेरी बहू सारा इंतजाम करवा देगी ना। अरे हाँ, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, वो मेरी सारी बातें मानती है। और कल रात तो हम दोनों देर तक बातें भी कर रहे थे। कुसुम की ये बातें सुनकर तो सिमरन को बड़ा गुस्सा आता है। वाह वाह, क्या झूठी बातें कर रही हैं माँ जी। घर में तो कभी ये मुझसे बात तक नहीं करती और दूसरों को ऐसे दिखाएंगी हम साथ साथ हैं। वाह वाह। चुप कर और जा यहाँ से, मुझे बात करने में डिस्टर्ब मत कर। थोड़ी देर में सिमरन सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती है। वहां वो देखती है कि जो औरत कोमल उसके घर के सामने झोपड़ी में रहती थी, वो भी अपनी बेटी के साथ सब्जी लेने आई थी। सिमरन दोनों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। माँ माँ, हम कौन सी सब्जी लेंगे? रिया, हम ये भिंडी ले लेते हैं। हाँ ठीक है माँ, हम साथ में बनाएंगे ना, आपने कहा था ना आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी मदद करना, लेकिन मैं सब्जी काटने का काम अभी तुम्हें नहीं दूंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है माँ। कोमल और रिया इसी तरह हंसते हुए सब्जी लेकर जाने लगते हैं और ये देखकर सिमरन सोचती है, वाह ये दोनों कितनी खुश हैं। ये कोमल गरीब है मगर फिर भी कम से कम अपनी बेटी के साथ वक्त बिता पा रही है, और ये राजू, ये तो मुझसे सिर्फ तभी बात करता है जब इसे मुझसे पैसे चाहिए होते हैं। क्या जिंदगी है। लेकिन सिमरन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कोमल भी सिमरन के बारे में कुछ ऐसा ही सोचती थी। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर कोमल सोचती है, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता उसे वही तो अच्छा लगता है। आज भी मेरे पैसे कम पड़ने की वजह से सिर्फ ये भिंडी लेकर आनी पड़ी। इस समय बाजार में सिर्फ भिंडी ही सस्ती है, इस वजह से पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ भिंडी ही बन रही है। लेकिन वो बाजार में सिमरन, वो कैसी सारी सब्जियां खरीद रही थी। जिंदगी तो बस ये अमीर घर वालों की है। तभी कोमल का पति नीरज घर आ जाता है। रिया मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? आज का दिन कैसा रहा मेरी गुड़िया का? पापा मैं तो अच्छी हूँ, आज तो माँ के साथ मैं भी भिंडी बनाऊंगी, देखना आपको बहुत पसंद आएगी। क्या तुम आज फिर बाजार से सिर्फ भिंडी लेकर ही आई हो कोमल? मगर क्यों? अरे मैं पक गया हूँ भिंडी खा खा कर। अरे तो आपकी इतनी कमाई में क्या बटर पनीर बनाऊंगी? जो बाजार में सबसे सस्ता है वही लेकर आई हूँ। यही तो जिंदगी है ना हमारी, ऐसे ही तो जीना पड़ता है ना। अरे कोमल, क्या तुम फिर से शुरू हो गई? हर वक्त ये मेरी कमाई को बीच में लाना जरूरी है क्या? छोटी सी बात है, आराम से नहीं हो सकती है क्या? अरे तो आपको बीच में ना लाऊं तो किसे लाऊं? इस झोपड़ी में और है ही क्या बीच में लाने को? ये टूटे फूटे बर्तन या ये चूल्हा? अरे कभी सामने वाले मकान की तरफ देखो, उन्हीं से कुछ सीखो, कितने अमीर हैं। अरे अमीर है तो भला इसमें मैं क्या करूं? उनके घर डाका डालूं? जो मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं। ये तो सिर्फ तुम हो जिसे हर बात से दिक्कत होती है। हा, तो अब मुझे दिक्कत भी ना हो। वो सामने वाले मकान की बहू सिमरन बाजार से कितनी सारी चीजें खरीदती है, उसका बेटा कार से स्कूल जाता है, और यहाँ हमारी रिया को इतनी धूप में पैदल स्कूल जाना पड़ता है, और आप कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत भी ना हो। अरे माँ, पर मुझे तो स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है ना माँ, आपने ही तो सिखाया है। चुप, एकदम चुप। तुम दोनों बाप बेटी बस सिर्फ एक दूसरे का ही साथ देना। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस घर में रह रहकर। मेरा तो सारा निखार ही चला गया। और वो सिमरन, वो कितनी सुंदर लगती है, हर वक्त एकदम चमकती रहती है, और मैं यहाँ हर रोज की तरह फिर से जा रही हूँ चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां सेकने। अरे तो रोटी मैं सेंक देता हूं कोमल, तुम भी क्या बात कर रही हो? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं ना। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं रोटी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही रोटियां बनाइए,
गुस्से में कोमल चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकने लगती है। इतने सालों से सिमरन को देख देख कर कोमल को बहुत जलन होती थी। वो अक्सर सोचती थी कि इतने बड़े मकान में रहना कितना अच्छा होता होगा, वहीं उसकी झोपड़ी इतनी छोटी सी थी। अगले दिन सुबह सुबह कोमल उठती है तो देखती है कि बाहर कुछ शोर शराबा था। अरे, ये बाहर गाड़ियों का इतना शोर क्यों आ रहा है? अभी जाकर देखती हूँ। कोमल बाहर जाती है तो देखती है कि सामने वाले बड़े से मकान के सामने कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी हुई थी। पीछे से नीरज भी झोपड़ी से बाहर निकलता है और उबासी लेते हुए पूछता है, अरे ये भला इतना शोर क्यों? और ये इतनी गाड़ियां क्यों रुकी है सामने? जरूर इनके यहाँ किसी का जन्मदिन वगैरह होगा। लगता है बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। देखते नहीं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पता नहीं हमारा नसीब कब खुलेगा और हम इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ पाएंगे। लो, सुबह सुबह फिर तुम्हारी गरीबी पुराण शुरू हो गया। अरे होश में आओ और कुछ चाय वाय पिलाओ भाई। गरीब हूं तो क्या अब चाय भी नहीं मिलेगी? नीरज का ये ताना सुनकर तो कोमल को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्साते हुए अंदर चली जाती है। कोमल चाय बनाने लगती है कि तभी उनके घर पर सिमरन दस्तक देती है। घर में कोई है? अरे, आप यहाँ हमारी झोपड़ी में? वो दरअसल आज हमारे घर में थोड़ा प्रोग्राम है और हमारे घर खाना बनाने वाली नहीं आई है। सब काम मुझ पर आ गया है। क्या आप साथ चलकर मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? क्या? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हाँ नहीं करती तो बड़ी मुश्किल हो जाती मुझे। आप फिक्र मत करना, मैं आपको इस काम के अच्छे पैसे दूंगी। अरे, आपका शुक्रिया। मैं बस अभी घर के काम निपटा कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। सिमरन वहां से चली जाती है और कोमल खुश होकर सोचती है, अरे वाह, आज तो मुझे इनका बड़ा सा मकान अंदर से देखने को मिलेगा। मैं भी देखूंगी कि ये लोग कितने शान से रहते हैं और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। फिर अपने घर में भी कुछ अच्छा बनाऊंगी। ये सब सोचकर कोमल जल्दी से काम निपटा लेती है और फिर अपनी झोपड़ी से निकलकर सिमरन के मकान पर पहुंच जाती है। वो देखती है घर में बहुत सारे लोग थे। दीदी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ, आ जाओ कोमल। यहाँ बाहर तो बहुत भीड़ है, चलो रसोई में चलते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। सिमरन और कोमल रसोई में चले जाते हैं और सभी लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तभी सिमरन का बेटा राजू अपना फोन चलाते हुए वहां आता है और बिना अपनी माँ की तरफ देखे हुए उससे कहता है, माँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, बस बन ही रहा है, तब तक यहाँ हमारे साथ बैठ थोड़ी देर और ये फोन रख दो ना। उफ, मेरे पास टाइम नहीं है माँ, अभी मेरे दोस्तों के साथ मेरी ग्रुप कॉलिंग होने वाली है। मैं जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता ऊपर वाले कमरे में भिजवा देना। पता नहीं आज ये घर में इतना शोर क्यों है। राजू इस तरह अपनी माँ की बात को पूरी तरह से अनसुना करके अपने कमरे में चला जाता है और इस बात से सिमरन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और कोमल मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, ये सिमरन का बेटा अपनी माँ से कैसी बात कर रहा है? बड़े घरों में ऐसा ही होता है क्या? तभी सिमरन कुछ बोलती है और कोमल का ख्याल टूट जाता है। अरे कोमल, ये सब छोड़ो, हम खाना बनाते हैं। हाँ, वैसे दीदी, भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? अरे वो तो अपने ऑफिस में ही होंगे, सुबह एकदम जल्दी निकल जाते हैं और रात को भी मेरे सो जाने के बाद ही घर लौटते हैं। काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। हैं? फिर तो आप लोगों को बात करने का भी वक्त नहीं मिलता होगा ना? हाँ, सच है, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सबको सिर्फ खुद से ही और अपने खुद की बाहर की दुनिया से मतलब है। खैर छोड़ो ये सब। हाँ, मैं पूरियां तल देती हूँ, आप बाकी सब कर लो। कोमल को सिमरन की ये बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। इतनी अमीर होने के बाद भी सिमरन इतनी दुखी दिख रही थी। सारा काम निपटा लेने के बाद कोमल सिमरन से कहती है, काम हो गया, अब मैं जाती हूँ। अरे कोमल, तुमने मेरी इतनी मदद की, ये लो, ये थोड़े से पैसे रख लो और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। अरे प्लीज कहो ना, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा ठीक है, फिर आप शाम को मेरी झोपड़ी में आना चाय पीने। क्या? अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। जब मेरे मेहमान चले जाएंगे तब आऊंगी। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। वैसे भी यहाँ मेरी कोई सहेली नहीं है ना। हाँ ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। कोमल अपने घर चली जाती है, मगर अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस बड़े से मकान से भली तो मेरी झोपड़ी ही है। हाँ, गरीबी है, मच्छर है, अच्छा खाना पानी नहीं, मगर कम से कम हम लोग आपस में बोलते तो हैं। उफ,
बेवजह मैं नीरज जी को अक्सर कितना भला बुरा सुना देती हूँ। वहीं जब सिमरन शाम को कोमल की झोपड़ी में पहुंचती है तो देखती है कि अंदर से झोपड़ी और ज्यादा छोटी थी। अरे आओ आओ दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप यहाँ बैठो ना। कोमल जमीन की तरफ इशारा करती है और सिमरन चुपचाप वहां जाकर बैठ जाती है। तभी नीरज भी वहां आ जाता है। आज उसने थोड़ी दारू भी पी रखी थी तो वो नशे में था। अरे कोमल, ये हमारे घर पर कौन मेहमान आया है? अरे बेवड़े, ये क्या, तुमने फिर कमाई का आधा पैसा दारू पे उड़ा दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या नशा करके घर आते हुए? अरे हमारी बेटी भी अब बड़ी हो रही है। अरे तो क्या हो गया? मुझे भी 100 परेशानियां हैं। तुम तो कल से गरीबी का रोना रो रही हो और मुझ पे भड़क रही थी। मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं? इसीलिए मैंने दारू पीकर अपना दुख हल्का किया। वाह वाह, दुख तो मुझे भी बहुत थे, तो क्या मैं भी दारू पीती? और अगर मेरा गरीबी का रोना इतना याद था तो दारू पे पैसे बर्बाद क्यों किए? देखते ही देखते इस छोटी सी बात पर कोमल और नीरज की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बैठी सिमरन ये सब तमाशा देखने लगती है। साथ साथ उसे बहुत मच्छर भी काट रहे थे। उफ, ये मच्छर, उफ। अरे आप दोनों लड़ना बंद करिए, ये सुनिए। अरे सुनिए, हे भगवान, मैं बाद में ही आती हूँ। हाँ। सिमरन कोने से निकल जाती है और जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सिमरन को बस एक ही ख्याल आता है, अरे भले हमारे घर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, लड़ने से तो बेहतर है बात ना करे। और हमारे घर में कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं तो ऐसी झोपड़ी में एक दिन ना रह पाऊं। जो हमारे पास है वो ही अच्छा है। दूसरों को देखकर कभी भी जो अपने पास है उसे कम नहीं समझना चाहिए। और ऐसे ही कोमल और सिमरन दोनों को अपनी अपनी सीख मिल जाती है और आइंदा दोनों कभी अपने जीवन को लेकर शिकायत नहीं करती हैं।